हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS एकेडमी। तो दोस्तों चलिए, आज हमारा बजट जो है, आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया है ऑन 1 Feb 2021। ठीक है, तो एक क्विक रिव्यू देखते हैं कि बजट में क्या कुछ बोला गया है, कौन कौन सी नई स्कीम्स ऐड की गई हैं एंड ऑल। ठीक है, तो आज का जो सेशन है दैट इज़ ओनली अ क्विक रिव्यू ऑफ बजट 2021-22। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं बजट की बात करता हूँ तो इसमें इन द स्टार्टिंग यहाँ पे हम देख रहे हैं अबाउट द कोरोना केसेस के क्या हमारा जो कोरोना केसेस का टाइम रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहाँ पे डबलिंग टाइम्स की बात की गई है। ठीक है, कंफर्म्ड केसेस की बात की गई है। ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव की बात की गई है एंड इंडिया एंड चाइना की अगर बात की जाए, ठीक है ना, तो वो कंपेयर किया जा गया है यहाँ पे कंफर्म्ड केसेस की बात। ठीक, तो चलिए अब मेनली जो है अगर मैं बात करता हूँ इकोनॉमिकल फ्रंट पे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, जैसा कि हम सबको पता है कि जैसे जैसे ये कोरोना बढ़ा है, ठीक है, इन दिस ईयर, तो क्या हुआ है 2020 में हमारा यहाँ पे रिसेशन था पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया की जो जीडीपी है वो डाउन गई है। ठीक है, तो ये जीडीपी जो डाउन गई है तो इंडिया का भी कंफर्म केस है, इंडिया भी लाजमी है कि डाउन जाएगी। ये ब्लू वाली लाइन जो है आपको ये इंडिया के बारे में दिखा रही है। तो इंडिया में और पूरी दुनिया में ये वी शेप्ड रिकवरी जो है ये हुई है। ठीक है, दिस पोर्शन दिस इज शोइंग यू वी शेप्ड रिकवरी। तो दोस्तों एक तो अगर मैं बात करूं प्री के लिए, ठीक है, यूपीएससी प्री 2021, तो इसमें आपको वी शेप्ड रिकवरी जो है ये चीज़ पता होनी चाहिए कि होती क्या है। ठीक है, ये पूछा भी जा सकता है कि वी शेप्ड रिकवरी है ना। तो अब अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, तो दोस्तों इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP की अगर बात करते हैं तो लाजमी है ये जो ग्राफ हमें दिखाया जा रहा है ना, दिस वन, तो दोस्तों ये क्या दिखा रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग या पूरा का पूरा IIP इंडेक्स है वो क्या जाता है, डाउनफॉल आ रहा है। ठीक है, और आना भी लाजमी है। क्यों दोस्तों, क्योंकि डिमांड जो है, डिमांड इस पीरियड में क्या थी, हमारी लेसर डिमांड थी मार्केट में। ठीक है, क्यों, कोविड का टाइम था, कोविड का टाइम है तो लोगों की नौकरियां भी नहीं है। ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अप्रैल टू नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड्स, तो क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जो है आपका लॉकडाउन को ईज आउट कर रही है। तो इजी लॉकडाउन नॉर्म्स के कारण हमारी डिमांड दोबारा से बढ़नी स्टार्ट हुई, जिसके कारण क्या हो गया, IIP इंडेक्स जो है दोबारा से इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया। ठीक, और अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अगर बात की जाए इंडिया के केस में तो कौन सा हमारा ऑफिशियल इन्फ्लेशन है, दैट इज CPI कंबाइंड। ठीक है, तो CPI कंबाइंड दोस्तों, तो यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है ग्राफ के थ्रू कि CPI कंबाइंड जो है आपका ऑफिशियल जो हमारी इन्फ्लेशन फिगर है, ठीक है, जिसके बेसिस के ऊपर RBI जिसको कंसीडर करता है वाइल फॉर्मुलेटिंग योर मॉनेटरी पॉलिसी, इट इज कंसीडर्ड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, तो इसमें भी अगर देखा जाए फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, तो मार्च जैसे ही आपने एक लॉकडाउन अनाउंस किया तो उसके बाद आपका इन्फ्लेशन जो है जंप करता है, करेगा लाजमी, क्योंकि लोगों में पैनिक था, और उसके बाद धीरे 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 इन्फ्लेशन जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। अब आते हैं दोस्तों कि इस कोरोना काल के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड विद आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि अगर आत्मनिर्भर भारत अभियान में स्टिमुलस जो है, अब आपको एक टर्म यहाँ पे भी आ सकती है यूपीएससी प्री में। ठीक है, यूपीएससी प्री के लिए आपको स्टिमुलस जो है, ये टर्म जो है इसका पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टिमुलस ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम बात करें तो 9% जो है स्टिमुलस प्रोवाइडेड अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान आउट ऑफ द टोटल स्टिमुलस। ठीक है, तो टोटल गवर्नमेंट ने जितनी भी हेल्प की है ड्यूरिंग दिस कोरोना काल, जितना भी स्टिमुलस मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है, उसमें से 9% जो है दैट इज ओनली अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। और अगर बात कर ली जाए दोस्तों गवर्नमेंट एंड RBI कंबाइंड की, तो दोनों ने मिलके मार्केट में 15% जो है वो स्टिमुलस दिया है ड्यूरिंग दिस कोरोना काल। ठीक है, अब बात करते हैं
गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स की, कि क्या गवर्नमेंट ने इस बजट में रिफॉर्म्स की बात की है। तो पहली बात तो उन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट ने जो बोरोइंग लिमिट है स्टेट्स की उसको इंक्रीज कर दिया है दोस्तों, ठीक है, बोरोइंग लिमिट, क्योंकि अभी स्टेट्स का भी रेवेन्यू डाउन है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पता है कि अब उनको और ज़्यादा रेवेन्यू की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो उनकी बोरोइंग लिमिट जो है उसको इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम जा रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट में, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अब जो प्लान है दैट इज़ कि जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं एक्सेप्ट स्ट्रेटेजिक जो एंटरप्राइजेज हैं, उन स्ट्रेटेजिक एंटरप्राइजेज को छोड़ के बाकी जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाए, ठीक। अब अगर मैं बात करता हूँ एनर्जी, तो दोस्तों एनर्जी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो इसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो है कंडीशन ऑफ डिस्कॉम्स, ठीक। तो गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी सपोर्ट दी है डिस्कॉम्स को, ठीक है। तो डिस्कॉम्स को अगर लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगी तो उनके ऑपरेशंस में इजीनेस आएगी और जो उनका लॉस है वो कम से कम होगा, ठीक है। और उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ रेगुलेटरी एसेट्स, ठीक। उसके बाद अगर एनर्जी सेक्टर की बात की जाए, कमर्शियल कोल माइनिंग, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम विद एन आइडिया ऑफ कमर्शियल कोल माइनिंग, अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्री यूपीएससी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कमर्शियल कोल माइनिंग एंड ऑल, ठीक। उसके बाद क्रॉस सब्सिडी, ठीक है, रिडक्शन इन दी क्रॉस सब्सिडी। तो दोस्तों क्रॉस सब्सिडी, अगर मैं वैसे तो ये सेशन इज़ नॉट अबाउट के मैं टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करूँ, बट फिर भी क्रॉस सब्सिडी का मतलब है कि एक सेक्टर से आप सब्सिडी जो है उसको दूसरे सेक्टर से क्रॉस सब्सिडाइज करो, मतलब एक सेक्टर के ऊपर आप पैसा इम्प्लीमेंट करके ज़्यादा दूसरे सेक्टर को सब्सिडाइज कीजिए, ठीक है। जैसे कि रेलवे में होता है, ठीक, कि पैसेंजर जो है पैसेंजर फेयर्स को सब्सिडाइज किया जाता है फ्रेट फेयर्स के साथ, ठीक। अब आगे चलता हूँ मैं, एमएसएमई एंड इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या लेके आई है, ठीक है। एक तो कोलेट्रल फ्री लोन्स, ठीक, जो भी आपके एमएसएमई सेक्टर हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, उनके लिए एमएसएमई लोन लेके आई है गवर्नमेंट। और उसके बाद एक बात की गई है दोस्तों फंड ऑफ फंड्स की, ठीक, एंड दैट वुड बी फॉर एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड ऑफ फंड्स जो है बनाया है टू हेल्प एमएसएमई सेक्टर्स फाइनेंशियल, टू फुलफिल एमएसएमई सेक्टर फाइनेंशियल नीड्स। अब आगे आता है पीएम गरीब कल्याण योजना, और अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्री, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्यूरिंग कोरोना पीरियड ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है स्टार्ट की, ठीक, टू प्रोवाइड राशन फैसिलिटीज़, टू प्रोवाइड जॉब फैसिलिटीज़ टू दी पुअर, ठीक है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी आपसे पूछा जा सकता है, एंड सबऑर्डिनेट डेट टू दी एमएसएमई सेक्टर्स, ठीक है। अब अगेन टू हेल्प एमएसएमई सेक्टर व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड, it disallowed global टेंडर्स अप टू ₹200 करोड़, कि अगर कोई 200 करोड़ तक का कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसमें टेंडरिंग ग्लोबल प्लेयर्स दे कैन नॉट जो है अपना टेंडर नहीं फिल कर सकते, इट कैन ओनली बी फिल्ड बाय द एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। एंड जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमई सेक्टर की डेफिनेशन को चेंज किया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके प्री के लिए, आपसे पूछा जा सकता है कि एमएसएमई सेक्टर क्या है, ठीक है। और जो नई गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग एमएसएमई सेक्टर की लिमिट्स क्या हैं। पहली बात तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर के लिए अब इक्वल कर दिया गया है, पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग था, सर्विस के लिए अलग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बेसिस के ऊपर और टर्नओवर बेसिस के ऊपर, ठीक। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है टर्म एमएसएमई सेक्टर को समझना कि क्या है क्या नहीं, ठीक। उसके बाद नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट, अगर सोशल सेक्टर की बात की जाए तो नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट जो है कि सारे के सारे जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनका एक डिजिटल जो है हेल्थ रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होना चाहिए, ताकि इससे कोई भी अगर स्कीम या कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी लॉन्च करना चाहती है तो उसके लिए ईजी हो जाए हेल्थ को टैकल करना, ठीक। उसके बाद एडिशनल एलोकेशन फॉर नरेगास, ठीक। अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन, ठीक है। अब इसमें दोस्तों ये जो टर्म्स हैं दिस वन पीएम ई विद्या, तो पीएम ई विद्या इसके बारे में पूछा जा सकता है, पोर्टल नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन, ठीक। तो इसके बारे में तो अगेन अगर मैं कहूँ कि आपके प्री के लिए इम्पॉर्टेंट बनता है ये आपका 2020-21 के लिए, क्योंकि यहाँ पे
अगर हम बात कर रहे हैं बेटा डिस्कशन की, तो वाई वी आर डिस्कसिंग जस्ट हाईलाइट्स, ताकि आपको एक प्री के लिए फॉर्डर मटेरियल मिल सके कहाँ कहाँ पे आपको फोकस रखना ज़रूरी है, ठीक है। एंड माइग्रेंट वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद एन आइडिया ऑफ वन नेशन वन कार्ड। दिस वन नेशन वन कार्ड इज़ अबाउट द रेशन कार्ड, ठीक है, इट इज़ अबाउट द रेशन कार्ड, ठीक। तो कहीं भी हो, अगर आपके पास राशन कार्ड है, तो अगर वो यूपी से हो आप, तो पंजाब में भी आपको वो राशन मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब अगर बात की जाए एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट टू द फार्मर्स। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट बूस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की है। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो इसमें आपको बताया गया है या बताना होगा व्हाट इज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कौन इसको हैंडल करता है, किस तरीके से बनता है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, ठीक। उसके बाद इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मर्स, इमरजेंसी में अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए पैसे की, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल बनाई गई है। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी हमने उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है प्लान, मिशन क्या है, 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करना, ठीक है। अब फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए फार्मिंग एंड एलाइड जो एक्टिविटीज़ है वहाँ पे इनकम बूस्ट चाहिए, तो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट जरिया है टू इंक्रीज द फार्मर्स इनकम, ठीक। उसके बाद जैसा कि आपको पता है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को अमेंड किया गया है एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं दोस्तों, ठीक है। और ये जो है ये वो 3 जो बिल्स हैं जिनके लिए फार्मर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी बात यहाँ पे की गई है, ठीक। अब अंडर द बजट अब क्या किया गया है, हेल्थ सेक्टर के लिए क्या अप्रोच है, जो आपका सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम था एंड पोषण अभियान था, ठीक है, उन दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया गया है दोस्तों, दिस इज मिशन पोषण 2.0, ठीक। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम एंड पोषण अभियान, तो ये मिशन पोषण अगेन इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है, 2021 में जो पेपर होने वाला है उसके लिए ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, व्हाट इज मिशन पोषण 2.0, क्लियर। अब उसके बाद अगर बात की जाए तो आउटले अगर देखा जाए नेक्स्ट 6 सालों के लिए ये हमारा आउटले है, ठीक है। एंड सपोर्ट फॉर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अगेन हेल्थ, क्योंकि दोस्तों ये जो कोरोना पीरियड था इसमें सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम बात करें जिसके ऊपर फोकस था वो था आपका हेल्थ, ठीक है। और यही हेल्थ सेक्टर था जिसके कारण हम आज भी अगर देखा जाए तो कोरोना का जो मुकाबला इंडिया ने किया है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, वो बहुत ही अच्छा हमारी इमेज बनी है। तो हेल्थ के लिए आपको और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक। और इसके बाद नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद एन आइडिया ऑफ इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि सब कुछ, ठीक है, उन्हीं लैब्स में आपको इंटीग्रेट ऑल दी फैसिलिटीज वुड बी प्रोवाइडेड इन दीज पब्लिक हेल्थ लैब्स, ठीक। और उसके बाद क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स, ठीक है, स्पेशल ब्लॉक्स जिसमें क्रिटिकल केयर जो जैसा कि आपका आईसीयू एंड ऑल ये चलता है ना। उसके बाद पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ठीक। अगेन दोस्तों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि ये क्या है क्या नहीं, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ठीक। और उसके बाद क्या है, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल, ठीक है, एक्सपेंडिंग, इसकी एक्सपेंशन की बात की गई है। अगेन हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल के क्या हेल्थ स्टैट्स हैं क्या नहीं, एंड स्ट्रेंथनिंग एनसीडीसी, क्लियर। चलिए, अब अगर बात की जाए तो यहाँ पे बजट की में बात की गई है दोस्तों ये वाली 35,000 करोड़ फॉर कोविड-19 वैक्सीन इन 2021 एंड 22 बजट, ठीक है। 21-22 के बजट में 35,000 करोड़ रुपए कोविड-19 की वैक्सीन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग से बना के रखे हैं। और ये रहा दोस्तों हमारा हेल्थ का आउटले, ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट ओनली फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको अदरवाइज भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है,
ठीक। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पे जो हमारा 2020-21 का बजट एस्टिमेट्स थे उसमें हेल्थ सेक्टर को पैसा मिला था करीब करीब 94.5, आई वुड से 94 करोड़, ठीक है, 94,000। ठीक। अब अगर इस बजट की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, कहाँ पे 94,000 करोड़ और कहाँ पे 2,23,000 करोड़। ठीक है, 23 और 24 के करीब करीब। ठीक, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा, अगर हम बात करते हैं, पोर्शन जो है वो बढ़ाया गया है। अगर बात की जाए यहाँ पे देखिए दोस्तों 2020-21 में अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर, जीडीपी, हेल्थ एक्सपेंडिचर परसेंटेज ऑफ जीडीपी, याद रखिएगा ये पॉइंट्स आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, वहाँ पे आपको जब स्टैट्स यूज़ करना होता है कि कहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है हेल्थ पे, एजुकेशन पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखते हैं कि हेल्थ के ऊपर हमारा कंपैरेटिव टू जीडीपी, तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये 2014-15 के कंपैरेटिवली, ठीक है, वो इंक्रीज ही हुआ है हमेशा। ठीक है, तो हम अगर देखिए, अब यहाँ पे ना आपको एक प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड इट्स एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सेक्टर। अब जब भी टर्म यूज होगी कंसिस्टेंटली, इसका मतलब है हर साल वो बढ़ता रहा, बट नहीं, यहाँ पे देखिए ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज नहीं है। ठीक है, हम अगर यहाँ पे कहा गया होता कि फ्रॉम लास्ट 5 years द एक्सपेंडिचर एज द रेशो ऑफ जीडीपी, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ, इट हैज़ इंक्रीज, यस, तो हम कह सकते हैं इट हैज़ इंक्रीज। ठीक है, 1.2 से 1.8 गया। अगर यहाँ पे बात है कंसिस्टेंटली इंक्रीज, तो वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे वो इंक्रीज नहीं हुआ, वो कांस्टेंट भी रहा है। ठीक, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 2021-22 का जो बजट है उसमें हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक, एंड नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in the month of September, Government of India 2020 came up with a bill which is known as National Commission for Allied Healthcare Professionals Bill. ठीक है, तो ये अगेन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्री, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस। ठीक है, कि क्या हो सकता है क्या नहीं, क्लियर। तो दोस्तों हेल्थ जो है ये कोरोना काल में सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी और दुनिया की हर गवर्नमेंट के लिए। ठीक, और हमारी गवर्नमेंट ने इस साल आफ्टर स्ट्रगलिंग थ्रू दिस कोरोना पीरियड, हमने अपना जो बजट आउटले है फॉर पर्टिकुलरली फॉर द हेल्थ सेक्टर, उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया है दोस्तों। आगे चलते हैं अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो अब दोस्तों इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये जो टर्म है दोस्तों, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्री। ठीक है, और ये है क्या, इट इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडी, जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, इंसेंटिव, कि जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतने ज़्यादा आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। ठीक, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लॉन्च टू क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल चैंपियंस अक्रॉस 13 सेक्टर्स। ठीक है, तो ये स्कीम आपकी अक्रॉस 13 सेक्टर इंप्लीमेंट की गई है एंड विद एन अमाउंट कमिटेड नियरली 1.97 लाख करोड़। ठीक, तो दोस्तों ये PLI स्कीम जो है इट इज़ फॉर 13 सेक्टर्स। अगेन आई एम सेइंग इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। PLI स्कीम क्या है, कितने सेक्टर्स में है और कितना आउटले है, और ये आउटले क्या है, इट इज़ फॉर द नेक्स्ट 5 years। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 21-22 जो हमारा ये वाला बजट है, क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की दोस्तों, ठीक, तो इसमें एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके प्री के लिए। ठीक है, और इसमें क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि अंडर NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है, किस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कितना पैसा है। यहाँ पे मतलब NIP के अंडर किस में सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, किस सेक्टर में, और किस सेक्टर में सबसे कम किया जा रहा है। तो अगर ज़्यादा की बात की जाए दोस्तों तो ये है आपका अदर्स। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जा रही है दोस्तों, तो 12%, दैट इज़ फॉर द रेलवेज। ठीक,
तो इसमें अंडर NIP अब आपको पता है 7400 न्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व कर लिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ इस वाले चार्ट से, तो आपका जो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि NIP है क्या, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, ठीक, और ये कितने साल के लिए, इट इज़ फॉर द नेक्स्ट 5 years, ठीक, और इसमें से पैसा किस सेक्टर में ज़्यादा है किस में कम, ठीक। चलिए अब आगे चलता हूँ मैं। ये टर्म है GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, है ना, ये GDP फाइंड आउट करने का एक जरिया है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन हम देखते हैं। तो दोस्तों ये अगेन इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्री, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए कि GVA में 3 सेक्टर्स होते हैं हमारी, अगर कोई भी इकोनॉमी है उसमें प्राइमरी है, सेकेंडरी है एंड टर्शरी है, 3 सेक्टर्स हैं। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर बात की जाए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो इनमें से कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किसकी है और सबसे कम किसकी है, ठीक है। तो ये जो आपको ग्राफ है दोस्तों, ये दिखा रहा है कि सबसे अगर कम देखा जाए तो एग्रीकल्चर, उसके बाद इंडस्ट्री, और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर बात की जाए GDP में या GVA में, दैट इज़ फ्रॉम द सर्विस सेक्टर, ठीक। और इसमें एक और क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है दोस्तों, जैसे कि ये आपको दिख रहा है ना, दिस इज़ फॉर द एग्रीकल्चर, ठीक है, दिस इज़ फॉर द इंडस्ट्री, प्राइमरी सेकेंडरी। तो हो सकता है आपको इस तरह से भी क्वेश्चन डिजाइन कर लिया जाए कि फ्रॉम द लास्ट 5 years एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन इन GVA इट इज कंसिस्टेंटली राइजिंग और इट इज कंसिस्टेंटली ड्रॉपिंग। तो ये जो है आपको, ये जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाए, ठीक है, यहाँ से आपको पता चलता है कि वेदर इट इज कंसिस्टेंटली राइजन और वेदर इट इज कंसिस्टेंटली ड्रॉप्ड, ठीक है, और क्या इसमें ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है फॉर योर प्री एग्जामिनेशन, ठीक। और अब बात करते हैं मित्रा स्कीम, अगेन इंपॉर्टेंट बन जाता है तुम्हारे प्री के लिए कि क्या है मित्रा स्कीम। मित्रा स्कीम टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ग्लोबल चैंपियंस इन टेक्सटाइल सेक्टर, ठीक है। तो दोस्तों टेक्सटाइल सेक्टर, तो आपको पूछा जा सकता है कि मित्रा स्कीम इज फॉर व्हाट, इट इज लिंक्ड विद द टेक्सटाइल सेक्टर एंड टेक्सटाइल पार्क, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात की है कि आने वाले 3 सालों में दे आर गोइंग टू एस्टेब्लिश 7 न्यू टेक्सटाइल पार्क्स। टेक्सटाइल पार्क्स होंगे दोस्तों जिसमें सारा का सारा काम टेक्सटाइल के रिलेटेड होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये बताया गया आपका कि रोड कंस्ट्रक्शन पर डे इन किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपके लिए अगर मैं देखता हूँ तो प्री के लिए कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है इसमें कि जो पूछा जा सकता है, ठीक। और अगर बात की जाए नेशनल रेल प्लान कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे देखती है रेलवे सेक्टर को और इसमें क्या एक्सपेंशन लेके आना चाहती है, तो इसमें क्या है, इट एम्स एट डेवलपिंग एडिक्वेट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय 2030 तक ये बढ़ाना चाहती है अपना रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि क्या हो सके 2050 तक का जो ट्रैफिक है उसमें मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक जो है वो रेलवे कैटर कर सके, ठीक है। तो अब रेलवे के साथ जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया, 2 होते हैं, एक होता है पैसेंजर, एक होता है फ्रेट, ठीक है। तो फ्रेट होता है जिसको आप मालगाड़ी बोलते हो, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान क्या है, अभी ना जो फ्रेट में शेयर है रेलवे का दैट इज 27%, ठीक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चाहती है इसको इंक्रीज करना अप टू 45%, ठीक है। तो टोटल फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन में अभी, टोटल फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो रोडवे से आ रहा है, वाटरवे से आ रहा है, रेलवे से आ रहा है, एयरवे से आ रहा है, उसमें से 27% जो है वो रेलवे के थ्रू आ रहा है, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको चाहती है 45% तक लेके आना। एंड दोस्तों ये आपका जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस, ठीक है, कि आपको मेंस में पता होना चाहिए कि यार क्या सिनेरियो चल रहा है रेलवे के साथ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे एक्सपेंशन करना चाहती है, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। जो आपके ब्रॉड गेज है 2023 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि सारे के सारे रूट्स जो हैं, ब्रॉड गेजेस रूट्स जो हैं, उनको 100% इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलाया जाए, कोल एंड ऑल उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। और नाउ वी वांट टू इंडिजिनसली डेवलप ऑटोमेटिक रेल प्रोटेक्शन सिस्टम्स, ठीक है, ब्रेकिंग सिस्टम एंड ऑल, वो हम चाहते हैं कि हम अपने घर में ही बनाएं, उसको डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस करें दोस्तों, ठीक। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं
पावर डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम बात करें तो हमारी जो कैपेसिटी है इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम द लास्ट 6 ईयर्स। हमने जो है नई लास्ट 6 ईयर्स 139 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी हैज़ बीन एडेड। ठीक है, हमने नई कैपेसिटी जो है अराउंड 139 गीगावाट जो है वो ऐड की है। ठीक है, इन लास्ट 6 सालों में। ठीक, और उसके बाद हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के बारे में बात की जा रही है कि इसको लॉन्च किया जाएगा। एंड तो ये बन जाता है आपके प्री के लिए इम्पोर्टेंट 2021 के लिए कि क्या है हाइड्रोजन एनर्जी मिशन दोस्तों। क्लियर। और अगर उसके बाद बात की जाए पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर की, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ विलिंग टू इंट्रोड्यूस पीपीपी मोड। ठीक है आज भी, आज की डेट में भी पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए पीपीपी है। ठीक है, पीपीपी स्टैंड फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक, तो पीपीपी मोड टू बी यूटिलाइज फॉर मैनेजिंग ऑपरेशनल सर्विसेज ऑफ मेजर पोर्ट्स। जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं वहाँ पे इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन हम चाहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स जो हैं उनको यूज़ किया जाए। ठीक, एंड सब्सिडी सपोर्ट टू प्रमोट फ्लैगिंग ऑफ मर्चेंट शिप्स। ठीक है, तो वहाँ पे हम सब्सिडी सपोर्ट की बात कर रहे हैं। और इसमें तीसरी बात की गई है दोस्तों रीसाइक्लिंग ऑफ शिप्स एक्ट टू 2019। ठीक है, एंड रीसाइक्लिंग कैपेसिटी टू बी डबल्ड। ठीक, हम जो रिसाइकल करना चाहते हैं पुराने शिप्स एंड ऑल, तो उसकी कैपेसिटी बाय 2024 वी वांट टू डबल इट। ठीक, एंड ये बन जाता है नेक्स्ट लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों 2021 के लिए। आपको याद दिला दूं, यूपीएससी हमेशा ही 2 सवाल ऐसे पूछेगी आपको पेपर में, वो होंगे रिपोर्ट्स के अबाउट। ठीक है, दैट वुड बी अबाउट द रिपोर्ट्स के या तो आपको पूछा जाएगा कि ये रिपोर्ट जो है इसको कौन पब्लिश करता है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है इसको कौन पब्लिश करता है, एक तरीके का सवाल। या दूसरा है इसी के आगे के अंडर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन कौन सी चीज़ें काउंट की जाती हैं। ठीक है, या आपको पूछा जा सकता है कि जो इंडिया का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो कितना है। ठीक है, प्रेजेंटली। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और अब अगर बात की जाए बजट में, तो बजट में अगर उज्ज्वला स्कीम, अगेन उज्ज्वला स्कीम, ठीक है, एलपीजी के लिए चलाई गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाई थी। तो उज्ज्वला स्कीम आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। और इसके अंडर एज पर दिस गवर्नमेंट स्पीच जो आपका 1 करोड़ और बेनिफिशरीज को ऐड करना है अंडर उज्ज्वला स्कीम। ठीक, एंड 100 मोर डिस्ट्रिक्ट्स अंडर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ठीक, 100 और डिस्ट्रिक्ट्स में जो है गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लेके जाएंगे। ठीक, और उसके बाद इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर। ठीक है, इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्टेशन, गैस क्योंकि आने वाली जो अगर टाइम की बात की जाए दोस्तों, दैट इज अबाउट द गैस। ठीक है, तो अगर हम एनर्जी सेक्टर में सबसे ज़्यादा बात करें तो दैट इज अबाउट द गैस। ठीक है, तो उसके लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक इंडिपेंडेंट ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। क्लियर। चलिए, अब इसके बाद अगला देखते हैं क्या है। इसमें आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, बिल टू सेटअप डीएफआई विल बी इंट्रोड्यूस। ठीक है, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एक सेक्टर को डेवलप करने के लिए फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग के लिए डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करना है। एंड नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन टू फॉर द ब्राउन फील्ड इंफ्रा एसेट्स। 2 तरह की एसेट्स होती है दोस्तों, एक होती है ग्रीन फील्ड और एक होती है ब्राउन फील्ड। ठीक है, ग्रीन फील्ड जो बिल्कुल ही नया अभी एस्टेब्लिश करना है, जो ऑलरेडी आपका ब्राउन फील्ड होता है जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, तो ये 2 तरीके का होता है आपका ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड। तो हम जो लेके आ रहे हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ठीक है, ऑफ ब्राउन फील्ड इंफ्रा एसेट्स। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो अर्बन डेवलपमेंट की अगर बात की जाए दोस्तों, इन केस ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम विद अ मिशन, केम विद एन स्कीम दैट इज जल जीवन मिशन। ठीक, एंड अगेन इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री के आपका जल जीवन मिशन है क्या। ठीक है, जल जीवन मिशन जो है आपका, ये है यूनिवर्सल वाटर सप्लाई इन द ऑल अर्बन एरियाज। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि अर्बन एरियाज में हर घर में टैप वाटर जो है वो पहुंच पाए। ठीक, उसके बाद
अर्बन स्वच्छ भारत मिशन विद आउटले, ठीक है, अगले 5 साल के लिए 1.41 लाख करोड़ जो है वो सैंक्शन किए गए हैं फॉर दी अर्बन स्वच्छ भारत मिशन। दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन के एक रूरल कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट है अर्बन, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है रूरल कंपोनेंट और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है आपका अर्बन कंपोनेंट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। एंड अगर आप स्वच्छ भारत मिशन की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, तो ODF ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस, ठीक है, एंड ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस प्लस, ये आपके लिए जानने ज़रूरी हैं दोस्तों, ठीक है। ये तीनों टर्म जो मैंने अभी बात की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए आपके, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए हमने बात की गई है 2200 करोड़ की बात की जा रही है फॉर 42 अर्बन सेंटर्स, ठीक। और ये नई स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नई पॉलिसी, दैट इज़ वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना दोस्तों, ठीक है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और अपना जो है ऑयल इंपोर्ट कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि जो व्हीकल आपको पता है कि खराब हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, 10-15 साल से ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, आप उनको वॉलंटरली जो है स्क्रैप कीजिए, दैट इज़ वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, ठीक। उसके बाद इनोवेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स टू ऑगमेंट पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट, ठीक है, नए नए मॉडल्स लेके आने की बात की गई है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, ठीक है। क्यों? किसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए? पब्लिक बस ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, ठीक। और दोस्तों अब बात यहाँ पे ये दो टर्म्स जो हैं मेट्रो नियो एंड मेट्रो लाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्री के लिए, प्री भी और आपकी नॉलेज के लिए भी दोस्तों। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ आपको प्री में पूछी जाए तभी आपने पढ़ना है, ठीक है। यह ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी के लिए ही आपको पढ़ना है। इसमें मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो ये नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में। अब देखिए मेट्रो हर स्टेट में, हर शहर में आप मेट्रो लाइन नहीं शुरू कर सकते, मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अब आपको क्या है, आपको फैसिलिटी तो प्रोवाइड करनी है, आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करनी है। एंड फॉर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद एन आइडिया, इट इज़ नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। अगर हम बात करें कि मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो, तो आपका दिल्ली में जो है अभी या नागपुर, ठीक है, वहां पे मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लेके आए जा रहे हैं, दैट इज फॉर टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज, ठीक। तो इनमें कॉस्टिंग बहुत कम होती है, ठीक है। और ये जो है ये मोर और लाइक आप कहोगे रैपिड बस ट्रांजिट के एक पूरा का पूरा कॉरिडोर है, दैट इज फॉर दी मेट्रो, ठीक है। जैसे कि मेट्रो लाइट ये क्या है, इसमें 3 कोच होंगे, ठीक है, 3 कोचेस, जैसे कि आपकी बस चलती है, एक ट्रांजिट होगा जिसमें मेट्रो लाइट रहेगी, ठीक है। और ये सड़क पे चलेगी नॉर्मली आपकी, जैसे आप मानो कि 3 इसमें बोगियां हैं, बस एक सड़क पे चलने वाली बड़ी बस बना दी, ठीक, जिसमें कंडक्टर भी होगा, जो टिकट चेकर होगा आपकी टिकट चेक करेगा एंड ऑल। तो ये मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो जो है दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि है क्या, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की बात की जाए दोस्तों, तो इंडिया के केस में अगर मैं देखता हूं तो एफडीआई की पहले बात अगर देखी जाए, है ना, तो एफडीआई एंड नेट एफडीआई टू जीडीपी, तो एफडीआई दोस्तों अगर यहां से देखा जाए तो एफडीआई फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर में बहुत डिफरेंस है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर जो है 2021 की बात की जा रही है दोस्तों। 2021 का जो फर्स्ट क्वार्टर है वो बहुत ही डिप्रेसिंग रहा ड्यू टू कोरोना, ठीक है। लॉकडाउन था पूरी दुनिया में, तो अगर जब लॉकडाउन है तो कोई आपकी डिमांड नहीं है मार्केट में, मार्केट ठप पड़ी है, अगर ठप पड़ी है तो एफडीआई क्यों आएगी, क्यों कोई आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो बट जब हम सेकेंड क्वार्टर की बात करते हैं तो हमारी एफडीआई की जो फिगर है दैट इज अराउंड 24.6%। दैट मीन्स दोस्तों कि बहुत ही अच्छे तरीके से एफडीआई ग्रो की है इंडिया के केस में अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो रेशो टू जीडीपी अगर बात की जाए ये, ठीक है,
जीडीपी की कंपैरेटिवली एफडीआई की रेशो, ठीक, और कितने बिलियंस यूएस डॉलर एफडीआई लेके आई है। तो दोस्तों इंडिया एक इकलौती, आई वुड नॉट से एक अकेली कंट्री है, बट इंडिया इज़ वन फ्रॉम दोज कंट्रीज जिसमें ड्यूरिंग दिस लास्ट ईयर एफआईआई इन्वेस्टमेंट एंड एफडीआई इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी गई है एज़ कम्पेयर टू अदर वर्ल्ड जो आपकी इकोनॉमीज़ हैं। इंडिया में काफ़ी पैसा आपका एफआईआई एंड एफडीआई के थ्रू आया है मार्केट में, ठीक। क्यों आया है क्यों नहीं, ये बहुत ही अलग डिस्कशन के टॉपिक्स हैं जो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि क्यों पैसा ड्यूरिंग कोरोना पीरियड जब पूरी दुनिया जो है इस फेज से गुजर रही है, तो एफडीआई एंड एफआईआई जो है इंडिया में क्यों पैसा ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, बट अगेन इट इज़ नॉट कि हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस करें बजट में, ठीक है। ये आपका आया और बजट में ये आपके प्री के लिए एक क्वेश्चन बड़ा बन सकता है कि किस तरीके से एफडीआई जो है या जीडीपी टू जो है एफडीआई की रेशो वो क्या चल रही है, ठीक। अब चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बात की गई है इस बजट में वो क्या है, टू रैशनलाइज सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड, ठीक है। सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट की बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है, कि इसमें 2022 तक हम एक कोड ले आएंगे जो सारी सिक्योरिटी मार्केट के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक। उसके बाद वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब गिफ्ट सिटी जो है गुजरात में, ठीक है, उसमें बात की जा रही है कि वर्ल्ड क्लास हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक। और उसके बाद कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट दोस्तों, कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट सबसे पहली बात तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके प्री के लिए कि कौन कौन से कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड मार्केट क्या है, ठीक है, बॉन्ड है क्या, ठीक, बॉन्ड इज डेट मार्केट एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें पहले तो आपको बॉन्ड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए दोस्तों कि बॉन्ड क्या है, और उसके बाद परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात की जा रही है कि कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के लिए एक अलग से परमानेंट इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जिसमें कॉरपोरेट बॉन्ड्स के साथ ही डीलिंग हो, ठीक। उसके बाद सेबी एज ए रेगुलेटर एंड ग्रेटर रोल फॉर WDRA फॉर डेवलपमेंट ऑफ कमोडिटी मार्केट इकोसिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पे कमोडिटी मार्केट की बात की जा रही है कि कमोडिटी मार्केट, अब आपको पता होना चाहिए कि कमोडिटी मार्केट है क्या। तो ये दोनों चीज़ें जो है, ये दोनों टर्म्स प्री के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। बॉन्ड क्या है, कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, ठीक। और उसके बाद इन्वेस्टर चार्टर की बात की जा रही है एज अ राइट अक्रॉस ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं दोस्तों, बॉन्ड, शेयर, ये सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो एक इन्वेस्टर चार्टर की बात हो रही है, ठीक है, एज अ राइट, ठीक। अब जैसे सिटीजन चार्टर होता है ना कि सिटीजन्स के लिए उसको पता हो कि क्या कुछ उनको मिलने वाला है, ऐसे ही इन्वेस्टर चार्टर एज अ राइट की बात हो रही है, ठीक। उसके बाद इंश्योरेंस एक्ट 1938 को अमेंड करने की बात की जा रही है दोस्तों, क्यों, ताकि उसमें एफडीआई लिमिट जो है उसको इंक्रीज किया जा सके। टू इंक्रीज एफडीआई लिमिट हम चाहते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में हम ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई इन्वेस्ट हो, ठीक। और उसके बाद एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी टू रिजॉल्व स्ट्रेस्ड एसेट्स। तो दोस्तों पहले तो ये स्ट्रेस एसेट क्या है, ठीक है, एंड दिस इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो स्ट्रेस एसेट क्या है, अगेन ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। और उसके बाद एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या है, अगेन दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्री 2021। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर, तो एमएसपी, तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए कि एमएसपी क्या है, ठीक है। एमएसपी को कौन इसको रिलीज करता है, ठीक है, इसको रिकमेंड कौन करता है, इसको फाइनलाइज कौन करता है, ठीक है। और एमएसपी किन जो है किन फसलों पे दिया जाता है, कितनी फसलें हैं जो एमएसपी में इंक्लूडेड है, ठीक। तो एमएसपी के रिलेटेड आपको मल्टीपल क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। और करीब करीब अगर आप पिछले 5-6 साल का ट्रेंड देखते हो दोस्तों, तो लगभग हर साल, एवरी ईयर, आई वुड से एवरी ईयर आपको एमएसपी के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कई तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक। और अगर आप देखते हैं तो एमएसपी पैडी एंड एमएसपी व्हीट के लिए दोस्तों, तो क्या हुआ है, लास्ट अगर 2011-12 के कंपैरेटिवली देखा जाए 21-22, मतलब पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है व्हीट के ऊपर एमएसपी, तो वो 70,000 से 80,000 अगर बात की जाए। और अगर दूसरा देखा जाए आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है, आपका पैडी के ऊपर,
तो यहाँ से पहुँचा है वो कितना, यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपके एमएससीपी के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है बाय यूपीएससी। चलिए अब आगे चलते हैं। एक्सटेंडिंग कवरेज ऑफ स्वामित्व स्कीम, ठीक है। तो दोस्तों ये बन जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कि क्या है आपकी स्वामित्व स्कीम। तो यहाँ पे क्या है, अंडर स्वामित्व स्कीम आपके कई और स्टेट्स एंड यूटीज को ऐड किया गया। इट इज़ नॉट कई और, इट इज़ फॉर द ऑल, ठीक है। हर स्टेट एंड यूटीज इंक्लूड की गई हैं अंडर स्वामित्व स्कीम, ठीक। और उसके बाद दोस्तों देयर इज अ टर्म दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन ग्रीन, ठीक है। तो ऑपरेशन ग्रीन क्या है, ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। और अब ऑपरेशन ग्रीन के अंडर हमने 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ऑपरेशन ग्रीन क्या है, ठीक है, और कौन कौन सी कॉमोडिटीज जो है इसमें ऐड हैं, तो ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और उसके बाद हम 1000 मोर मंडीज टू बी इंटीग्रेटेड विद ई नैम इलेक्ट्रॉनिक, जो है आपकी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हम चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंशंस हों, ठीक। चलिए अब इसके बाद फिशरीज की बात की जाए तो फिशरीज में यहाँ पे तो प्रोडक्शन है, ठीक। बात की गई है इस बजट में डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फिशिंग हार्बर्स, ठीक, एंड फिश लैंडिंग सेंटर्स। और उसके बाद मल्टीपर्पज सी वीड पार्क टू बी सेटअप इन तमिलनाडु। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सी वीड एक टर्म है, तो ये आपको इन्वायरमेंट के पोर्शन के अंडर यूपीएससी प्री में पूछा जा सकता है कि सी वीड क्या है, इसकी क्वालिटीज़ क्या है क्या नहीं, ठीक। तो सीवीड कहाँ मिलती है, और ये मल्टीपर्पज़ पार्क जो है, पहला मल्टीपर्पज़ पार्क कहाँ पे सेट किया जा रहा है, इट इज़ इन दी तमिलनाडु। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, ठीक। और अगर अब बात की जाए दोस्तों माइग्रेंट वर्कर्स की, कैजुअल लेबर की, तो वन नेशन वन कार्ड स्कीम, ठीक है, ये हमने पहले ही बात की है। अंडर इम्प्लीमेंटेशन इन 32 स्टेट्स एंड यूटीज़ में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद अ पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब चाहती है कि जो गिग इकोनॉमी होती है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आपके प्री के लिए। व्हाट इज गिग इकोनॉमी, जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क फोर्स जो है वो बढ़ जाए। हर चीज़ आप कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हो, परमानेंट वर्क फोर्स जब आप हायर नहीं कर रहे, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड द गिग इकोनॉमी। तो गिग इकोनॉमी, उसके बाद बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब चाहती है कि यार जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या दोज हु आर वर्किंग इन आपका फॉर्मल सेक्टर्स, वो तो इंक्लूडेड है सोशल सर्विस स्कीम्स में, बट इनके बिना दूसरी सोशल सर्विस स्कीम्स कहाँ पे दी जाएं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है, एक पोर्टल बनाया जाए जिसमें ये गिग वर्कर्स, बिल्डिंग वर्कर्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर, उनको भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए दोस्तों, ठीक। अब एक टर्म है देयर इज ह्यूमन कैपिटल, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, और लगभग एवरी ईयर, आई वुड से एवरी ईयर 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया है, 2017-18 में भी पूछा गया है ह्यूमन कैपिटल के बारे में, ठीक है, कि किस तरह से इसको बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से इसको कम किया जा सकता है, ठीक। अब ह्यूमन कैपिटल है मतलब ह्यूमंस की कैपेबिलिटी को बढ़ाना, उनको मेनली प्रोडक्टिविटी उनकी ऐड ऑन करना, है ना। तो यहाँ पे एजुकेशन की बात की गई है, तो हम चाहते हैं रीवैम्प्ड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है टू फॉर द वेलफेयर ऑफ एससीज, ठीक। और उसके बाद 100 और नए सैनिक स्कूल्स की बात की जा रही है खोलने की, और 750 एकलव्य स्कूल्स। तो दोस्तों ये जो एकलव्य मॉडल ऑफ स्कूल्स है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है प्री के लिए, बहुत इजीली इसको यूपीएससी फ्रेम कर सकती है इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। एकलव्य मॉडल ऑफ स्कूल्स है क्या, ठीक। उसके बाद रीअलाइनिंग नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम फॉर ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग। तो ये स्कीम क्या है, ठीक है, इसको रीअलाइन किया जा रहा है अंडर दिस बजट। तो ये स्कीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद एन आइडिया ऑफ पार्टनरशिप विद यूएई एंड जापान, ठीक है, किसके लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। क्यों दोस्तों, क्योंकि अगर आप स्किल डेवलप करोगे, स्किलिंग प्रोवाइड करोगे अपनी वर्क फोर्स को, दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग, यू आर एनहांसिंग योर ह्यूमन कैपिटल, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे बात की गई है आपकी स्किलिंग की, एजुकेशन की, ठीक है सॉरी। देन आफ्टर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो क्या है क्या नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके प्री के लिए कि हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया
क्या है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, ठीक। तो इसके काम क्या है, एक्रेडिटेशन, स्टैंडर्ड सेटिंग, रेगुलेशन, फंडिंग एंड ऑल, ये सारा, ठीक। और उसके बाद नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये बात हुई है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की दोस्तों, के कुछ R&D के लिए हम एक बना रहे हैं, ठीक, जिसमें 50,000 crore would be spent in the next 5 years, ठीक। and second is national language translation mission, we are talking about national language translation mission, क्यों, to boost internet access, ठीक है, ट्रांसलेट करना है, ठीक, ताकि इंटरनेट की एक्सेस बढ़ाई जा सके। एंड दोस्तों ये है आपका अगला क्वेश्चन प्री का, डीप ओशियन मिशन जो है वो क्या है, ठीक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न अबाउट द डीप ओशियन मिशन, ठीक है, ताकि हम ओशियन को एक्सप्लोर कर सकें दोस्तों, ठीक। और अब यहाँ पे ये आपका मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्या है, एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी दोस्तों, ठीक है। अगर हम 2014 से लेके अभी तक की बात करें कि मतलब पिछले 6 सालों में, तो हमारा एक्सपेंडिचर हैज़ इंक्रीज्ड, अगर हम बात कर रहे हैं हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है एजुकेशन के ऊपर, ठीक। और 2020-21 का जो बजट था उसमें हमने बात की है 3.5, क्लियर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज फिस्कल पोजीशन की बात की जाए, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल सीलिंग फॉर नेट बोरोइंग जो है बात की गई है किसकी, स्टेट्स की। तो स्टेट अपनी जीडीपी का 4% दे कैन बोरो इन द ईयर 2021-22, ठीक है। स्टेट्स को परमिशन दी गई है कि 2021-22 में वो अपनी स्टेट जीडीपी का 4% दे कैन बोरो, ठीक है, फ्रॉम द मार्केट, ठीक। और उसके बाद अगर कुछ और सर्कमस्टांसिस हैं, कुछ और कंडीशंस हैं, तो प्लस 0.5% और दे कैन बोरो, ठीक है, फ्रॉम द मार्केट, ठीक। अब जो आपको FCI है, FCI पहली बात तो ये FCI के ऊपर बहुत बार ये प्री के में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इकोनॉमिकल कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन क्या है, FCI क्या है एंड ऑल, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं दैट आर रिलेटेड विद द FCI, एंड ये अगेन प्री 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक। तो NSSF लोन क्या है एंड ऑल, ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है। इसको अब क्या किया गया है, जो NSSF लोन टू FCI फॉर फूड सब्सिडी, ठीक है, इसको अब लोन को रिप्लेस कर दिया गया है इस बाय मेकिंग बजट प्रोविजंस। अब बजट में ही आपको FCI को पैसा ऐड करके दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग लोन अंडर SNSSF, ठीक। और अब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट क्या है दोस्तों, व्हाट इज द टर्म रेवेन्यू डेफिसिट, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिमिनरी 2021 के क्या है रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक। तो इसमें बजट में आपको क्या बात की गई है कि करीब 1.18 लाख करोड़ एज ए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 17 स्टेट्स के लिए इसको सैंक्शन किया गया है 2021-22 उनका, क्योंकि रेवेन्यू जो है बहुत ज़्यादा नीचे आया है, उसके लिए एज ए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो प्रोवाइड कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों, ठीक। अब आगे बात ये फिस्कल डेफिसिट, पहली बात तो फिस्कल डेफिसिट है क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या, ये प्री 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, टर्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों एक तो अगर मैं देखूं तो बजट में अगर हम बात करें तो क्या है, इट इज़ अराउंड, हमने आज भी अगर इसकी नॉर्मल सीलिंग की बात करें ना फिस्कल डेफिसिट, दैट इज अप टू 3% जो परमिसिबल लिमिट है आपकी, ठीक है, कि अप टू 3% जो है आप जो इसको रख सकते हो, ठीक, जीडीपी का। बट अगर बात की जाए कि इट इज़ एज पर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, FRBM जिसको बोलते हैं। बट क्या हुआ ड्यूरिंग कोरोना हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो बहुत बढ़ गया, ठीक। और अभी भी बिकॉज वी आर इन अ रिकवरी फेज, वी आर रिकवरिंग फ्रॉम दैट जिसको बोलते हैं झटका। तो अब हमारा जो इस साल का फिस्कल डेफिसिट टारगेट है दैट इज 6.8% जो बजटरी एस्टिमेट्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद रिवाइज्ड देखो
जब रिवाइज होगा, दो तरह के एस्टिमेट्स आते हैं ना, एक आपके बजटरी और एक रिवाइज, तो जब रिवाइज होगा तब देखेंगे, ठीक है। बट जब 2020-21 का रिवाइज किया गया तो वो था 9.5। तो आज का हमारा जो इस साल का जो बजट आया है आज, उसमें हमारा एस्टिमेट दिया गया है कि हम 6.8 जो है ये हमारा फिस्कल डेफिसिट होगा, ठीक। और अगर हम दोस्तों बात की जाए कैपिटल एक्सपेंडिचर के, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से आपका ये राइज हो रहा है। बट अगेन इफ यहाँ पे क्वेश्चन आता है कंसिस्टेंटली राइजिंग, तो इट इज नॉट कंसिस्टेंटली राइजिंग दोस्तों, ठीक है। ये कंसिस्टेंटली राइज नहीं हुआ। बट अगर आपको पूछा जाए कि पिछले 5 सालों में ये इंक्रीज हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस इट हैज इंक्रीज। और 2021-22 का जो बजटरी एस्टिमेट है उसमें हमने बात की है कि कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर, 5.54%, ठीक है, 5.5 लाख करोड़, सॉरी नॉट परसेंट, ठीक है। चलिए, और उसके बाद डेट टू जीडीपी, ठीक है। तो गवर्नमेंट का डेट टू जीडीपी अगर आप देखा जाए तो 19-20 जो है ये वाला जो सर्कल है आपको दिखा रहा है डेट टू जीडीपी, ठीक। और दोस्तों ये अगेन ये जितनी भी टर्म्स में आपको बात कर रहा हूँ ना दोस्तों, डेट, एक्सटर्नल डेट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, याद रखिएगा। प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनमें से, ठीक। आपको पूछा जा सकता है कि एक्सटर्नल डेट टू के टोटल डेट का, एक्सटर्नल डेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर ज़्यादा है या इंटरनल डेट ज़्यादा है, ठीक। और उसके बाद अगर मैं बात करूं 2020 सितंबर एंड जो दिखाया गया है, तो हमारा एक्सटर्नल डेट, ठीक, जो एक्सटर्नल डेट है परसेंटेज वो बहुत ज़्यादा है, ये देखिए आप, ठीक है, ये है हमारा एक्सटर्नल डेट, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे पूछा जा सकता है कौन सा डेट ज़्यादा है, एक्सटर्नल या इंटरनल। और दूसरा कि डेट में शॉर्ट टर्म जो है डेट ज़्यादा है या लॉन्ग टर्म वाला डेट ज़्यादा है, ठीक। तो डेट टू जीडीपी रेशो क्या है, तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो है फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद अब बात आती है मेनली दोस्तों, जब भी बजट की बात आती है ना, तो जो एक लेमैन है उसको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। फॉर अ लेमैन पर्सन उसको तो बस टैक्स प्रपोजल देखने होते हैं, ठीक है, कि मेरे ऊपर कितना टैक्स बोझ बढ़ा, कितना कम हुआ। तो दोस्तों ये एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि इस साल के बजट में कोई भी इनकम टैक्स आपको स्लैब जो है इनको चेंज नहीं किया गया, कोई भी आपको टैक्स में ज़्यादा छूट नहीं दी गई है इन केस ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। तो इनकम टैक्स जैसा पिछले साल था, सारा सिस्टम जैसी स्लैब्स लास्ट ईयर बनाई गई थी वो ही सिस्टम इस साल भी चलेगा, कोई भी एक्स्ट्रा आपको छूट नहीं दी गई है, ठीक। और अंडर टैक्स रीस्ट्रक्चरिंग आपको सबसे पहली चीज़ क्या की गई है कि जो भी आपके सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी एज 75 ईयर्स और अबव है और जिनके पास इनकम के 2 ही सोर्स हैं, पेंशन एंड इंटरेस्ट, ठीक, तो उनको इनकम टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? उनका जो टैक्स होगा ना, जो भी उनका पैसा होगा, इनकम होगी, वो क्या है, बैंक विल डिडक्ट, जैसा कि टीडीएस होता है ना, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो बैंक क्या है, बैंक अपने आप ही उनका टैक्स जो है डिडक्ट करके बाकी का पैसा उनको दे देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पे भी कुछ किया नहीं गया है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा उनको रिलैक्सेशन दे दी, बस ये बोल दिया गया कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस पचड़े में मत पड़िए, बैंक्स आपके लिए कर देंगे अपने आप, ठीक। और उसके बाद रिड्यूसिंग टाइम लिमिट फॉर रीओपनिंग ऑफ इनकम टैक्स असेसमेंट, ठीक है, रीओपनिंग की बात है, इनकम टैक्स असेसमेंट हुई, कुछ गड़बड़ हुई तो आप उसको रीओपन करवा सकते हो, ठीक। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। अब बड़े टैक्स पेयर्स के लिए तो बहुत कुछ है, जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए क्या, तो इसलिए बात की गई है कि एक नई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाएंगे बेटा, उसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर्स, ठीक। और इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स में कोई अगर इशू है तो उसके लिए जो एपेलेट ट्राइब्यूनल है टू बी मेड फेसलेस, ठीक। चलिए, अब इसके बाद अगर बात की जाए तो टैक्स रिटर्न फाइलर्स, तो दोस्तों एक तो यहाँ पे कितने लोग टैक्स रिटर्न जो है फाइल करते हैं, इनकम टैक्स फाइल करते हैं एंड ऑल, ठीक है। तो अगर देखा जाए पिछले 5-6 सालों में बहुत लोग बड़े हैं जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, ठीक। और उसके बाद देयर इज अ टर्म दैट इज कॉल्ड
विवाद से विश्वास स्कीम, तो प्री के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। टैक्स पेयर्स ऑप्टेड फॉर डायरेक्ट टैक्स, विवाद से विश्वास स्कीम, ठीक है। तो ये क्या है क्या नहीं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद increase in the limit for tax audit for persons who carry out 95% of their transactions digitally। वो ऐसे लोग जो अपनी टोटल ट्रांजैक्शंस का 95% ट्रांजैक्शन डिजिटल मोड से ही करते हैं, ठीक है, उनके लिए टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है वो इंक्रीज कर दी गई है, ठीक। और उसके बाद आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपके फंड्स हैं, ठीक। और उसके बाद रियल इस्टेट जो है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है दोस्तों। तो ये एक ना, ये वाली जो टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आपके प्री के लिए, कि क्या होते हैं क्या नहीं होते, क्या इनकी पावर्स हैं, किस तरीके से ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं नहीं। तो ये टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इसमें बजट 2021-22 में क्या बात की गई है, डिविडेंड पेमेंट टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम TDS, जो इन लोगों इनमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी अगर आप पैसा इनमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको कुछ रिटर्न आता है, तो उस रिटर्न में पहले आपका TDS जो है, ठीक है, जो डिविडेंड आपको मिलता था प्रॉफिट में से, तो उसके ऊपर TDS कटता था, बट अब वो TDS नहीं कटेगा, ठीक। और इसके बाद एडिशनल डिडक्शन ऑफ ₹1.5 लाख शेल बी अवेलेबल फॉर लोन्स टेकन टिल 31 मार्च 2022 फॉर परचेज ऑफ अफोर्डेबल हाउस, ठीक है। तो एडिशनल डिडक्शन आप 1.25 लाख रुपए की और दिखा सकते हो अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के थ्रू घर ले रहे हो, ठीक। और उसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर क्लेमिंग टैक्स हॉलीडे। टैक्स हॉलीडे दोस्तों ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें नया लेके आया है बजट में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक। जो आपके स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि बिकॉज इंडिया इज बिकमिंग अ हब ऑफ स्टार्टअप्स एंड इंडियन स्टार्टअप्स आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, ठीक। तो उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी स्ट्रगल को कम करने के लिए एक टैक्स हॉलीडे 1 साल के लिए और एक्सटेंड की जा रही है, कि अगले 1 और साल तक उनको कोई टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और उसके बाद आज के बाद जो प्री फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जो लोग रिटर्न्स को पहले फाइल करते हैं ना, जैसे कि एडवांस में हम बात करते हैं, इट विल आल्सो कवर कैपिटल गेन्स फ्रॉम लिस्टेड सिक्योरिटीज डिविडेंड इनकम, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बन जाता है कि व्हाट इज कॉल्ड कैपिटल गेन्स टैक्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2020-21 के प्री के लिए टर्म, व्हाट इज कॉल्ड कैपिटल गेन्स टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ठीक। अब GST क्या है, GST सिस्टम क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ठीक। और उसके बाद अगर GST की बात की जाए दोस्तों, तो GST के केस में भी क्या होता है 2020-21, क्योंकि अभी तो अगले साल का तो नहीं बता पाएंगे, पिछले साल का ही आपको डाटा अवेलेबल होता है। तो अगर GST की बात की जाए तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, ये जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो GST अप्रैल मई जून ऑनवर्ड्स जो है हमारा इम्प्रूव होना शुरू हो गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, बाय बैक, ठीक। लोगों ने क्या करना है जी, शुरू कर दिया बाय करना, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ से GST आपका इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। क्यों, मार्केट खुल गई, लोग अपना बाय कर रहे हैं सामान, तो उसमें आपको GST तो जाएगा ही जाएगा, ठीक। और अब जब बात की जा रही है दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स की, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कस्टम ड्यूटीज, रैशनलाइजेशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज स्ट्रक्चर बाय एलिमिनेटिंग आउटडेटेड एग्जम्पशंस। जो हमने फालतू की एग्जम्पशंस दे रखी हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं ना, उसको हम अब ख़त्म करने जा रहे हैं। कहाँ पे एग्जम्पशंस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के मामले में, ठीक। अब उसके बाद सपोर्ट टू MSMEs हिट बाय रीसेंट शार्प राइज इन आयरन एंड स्टील प्राइजेस। रिसेंटली आयरन एंड जो स्टील है उसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट जो है उनको MSME सेक्टर को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए काम कर रही है, अपने टैक्स कम कर रही है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक। एंड जो मेटल रिसाइकलर्स हैं उनके लिए भी इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ ना कुछ छूट दी जा रही है, ठीक। और उसके बाद रैशनलाइजेशन ऑफ ड्यूटीज ऑन रॉ मटेरियल इनपुट्स टू मैन मेड टेक्सटाइल्स, ठीक है। तो
रैशनलाइजेशन ऑफ ड्यूटीज ऑन रॉ मटेरियल इनपुट्स, जो रॉ मटेरियल हम बाहर से मंगवा रहे हैं किसके लिए, जो टेक्सटाइल में यूज हो रहा है, उसके ऊपर भी जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उसको भी रैशनलाइज या कम करने की बात की जा रही है। ठीक, और उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर भी हम क्या करना चाहते हैं दोस्तों, कस्टम ड्यूटी को रैशनलाइज। ठीक है, और मेनली गोल्ड एंड सिल्वर में अगर बात की जाए तो हम इंक्रीज ही करते हैं। ठीक है, क्यों, हम अपना इंपोर्ट बिल कम करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको रैशनलाइज कर दीजिए। ठीक, और उसके बाद हम चाहते हैं कि जो सोलर इन्वर्टर्स हैं एंड लैंटर्न्स हैं, सोलर लैंटर्न्स, ठीक है, अब इनके ऊपर ना इंक्रीज कर रहे हैं हम, इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज करने की बात की गई है। क्यों दोस्तों, हम चाहते हैं हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन तभी बढ़ेगी जब आपका इंपोर्ट कम होगा। तो इंपोर्ट कम कैसे किया जा सकता है, बाय इंक्रीजिंग द इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, तो हम ड्यूटी जो है सोलर इन्वर्टर्स एंड लैंटर्न्स जो है इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज करने की बात की गई है दोस्तों। ठीक, और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑयल जो है आपका पेट्रोलियम एंड ऑल, उनके ऊपर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस जो है ये लगाया गया है। ठीक है, कुछ आइटम्स हैं उनमें एक मैंने आपको बताया कि ऑयल एंड जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये सेस लगाया गया है। तो दोस्तों आपके लिए ये एक तो जानना ज़रूरी है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेस एंड सरचार्ज। सेस क्या है, किस तरीके का सेस है, कौन सा सेस किसके ऊपर लगाया जाता है, किसके ऊपर नहीं लगाया जाता, और सेस का पैसा कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, तो ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। और ये 2020-2021 के जो प्री है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये एक नया सेस जो है ऐड किया गया है दोस्तों, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। ठीक, चलिए, और अब अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक आम नागरिक के लिए जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट हो तो आपके लिए तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा 1 रुपया आता कहाँ से है और हमारा 1 रुपया जाता कहाँ से है, जाता कहाँ पे। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की ओवरऑल इनकम, मैक्सिमम इनकम कहाँ से आ रही है और मैक्सिमम एक्सपेंडिचर जो है कहाँ पे हो रहा है। ठीक, तो अगर दोस्तों ये बहुत ही, ये 2021 के लिए नहीं, 22 के लिए, 23 के लिए, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके लिए जानना। ठीक, तो 1 रुपया दोस्तों यहाँ पे अगर दिखाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि हमारा टोटल जो इनकमिंग है, टोटल इनकमिंग जो टोटल हमारे पास पैसा है उसका ना मैक्सिमम हम बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज है हमारे ऊपर, जो 1 रुपया है उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा शेयर जो है बोरोइंग का है। ठीक, और अगर मैं बात करूं तो 1 रुपये में सबसे कम शेयर किसका है, कस्टम ड्यूटीज़ का, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। ठीक है, तो 1 रुपया कहाँ से आता है ये दिखाया गया है आपको, और 1 रुपया जाता किस में है। और अगर बात की जाए ना दोस्तों कि 1 रुपये में अगर हम जाता 100% में से, मतलब टोटल अगर मैं कहूँ 100% में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किसके ऊपर है दोस्तों, तो ये रहा आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स के ऊपर, जो आपने पहले लोन लिए हैं उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पेमेंट्स दे रहे हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है 2021 के प्री एस्पिरेंट्स के लिए जानना। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन अभी आज तक पूछे गए हैं, कई बार पूछा गया है और आगे भी बहुत बार पूछा जाएगा कि 1 रुपया आता कहाँ से है और 1 रुपया जाता कहाँ पे, मतलब मैक्सिमम मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड ऑल। ठीक, तो याद रखिए हमेशा इनमें एक मैक्सिमम जो है और एक मिनिमम, दोनों में आना और जाना 1 रुपये का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ठीक, और ये है मेनली जो आपका सारा का सारा सिस्टम जो आपके बजट में मेन एक मोटा सा है। ठीक है, अब इसी में अगर मैं देखता हूँ बजट एट ए ग्लांस की अगर बात कर लें तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो है बेटा, तो पहली बात तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म है अगेन बजट में आपके लिए जानना। और अगर मैं देखूँ दोस्तों तो 2020-21 के मुकाबले अगर 2021-22 की बात की जाए तो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। ठीक है, और लाजमी भी है बढ़ना, क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारा, और ये देखिए 2020-21 का जो बजट एस्टिमेट्स था और जो रियलिटी थी ये है, हमने सोचा था ज़्यादा आएगा बट आया कम क्योंकि कोविड आ गया, अब आया कम। ठीक है, ये हमारा रिवाइज एस्टिमेट्स दिखाते हैं। अब इस साल के बजट के लिए हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये वाली फिगर। ठीक, ऐसे ही कैपिटल रिसीट्स क्या है क्या नहीं, ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपके प्री के लिए, और कैपिटल रिसीट्स में भी ये फिगर है व्हाट वी आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग। ठीक है, अब देखिए ये देखिए बजट एंड एक्चुअल में क्या था।
हमने सोचा था कि इतना रिसिप्ट्स आएगा कैपिटल, बट आया इतना, ठीक, ज़्यादा आया। बट इस साल हम सोच रहे हैं इतना अभी आएगा, बजट एस्टिमेट्स है हमारे, आगे आने की बात देखी जाएगी क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको लगेगा कि यार यहाँ पे तो बहुत फ़ायदा हुआ, कैपिटल रिसीट्स आए हैं, बट बेटा इसमें ना कैपिटल रिसीट्स में लोन भी हैं तो मतलब आपने बहुत ज़्यादा बोरोइंग की हो सकती है, ठीक, इसमें आपका बहुत कुछ आता है अगर मैं बात करूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है। तो अगेन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर भी आपकी ये फिगर्स दिखा रहे हैं इस साल की। चलिए आगे चलते हैं। तो अब वही बात कि कौन कौन सी स्कीम, पहले तो ये स्कीम्स, बड़ी जो स्कीम्स हैं, मेजर स्कीम्स, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं दोस्तों। इसमें हर एक स्कीम के ऊपर एक प्रॉपर क्वेश्चन बनाया जा सकता है यूपीएससी में, ठीक है, कि पीएम किसान जो है वो है क्या, नरेगा स्कीम क्या है। देखिए नरेगा में हमने क्या किया है, पैसा कम डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। और उसके बाद नेशनल एजुकेशन मिशन क्या है, नेशनल एजुकेशन मिशन, और नेशनल एजुकेशन मिशन में इस साल हमने कितना पैसा दिया है, और लास्ट ईयर जो है हमारा एक्सपेंडिचर कम है, ठीक है, ये बढ़ रहा है एक्सपेंडिचर, ठीक। उसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन, हेल्थ मिशन मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि हेल्थ के मामले में अगर 2020-21 की बात की जाए, ये अब आज है ये, तो हमने एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाया ही है हेल्थ के मामले में। जल जीवन मिशन, अगेन जितनी ये स्कीम्स है ना, ये सारी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू। 20-21 में ये था, 21-22 में ये है, ठीक है। तो पैसा यहाँ पे भी हमने बढ़ाया है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स अभी हमने बात की कि हम चाहते हैं कि और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है। अमृत एंड स्मार्ट सिटी, अगेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अमृत मिशन क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, ठीक है, ठीक। और उसके बाद किस किस मिनिस्ट्री को पैसा ज़्यादा दिया गया है, मेजर एलोकेशन जो है वो बात की गई है, ठीक है, ये रही है। तो दोस्तों ये जो है ये है, इट इज़ ऑल अबाउट योर, जो हम बात करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, इस साल के बजट में जो अभी आज पेश हुआ है। तो ये अभी हमने जो डिस्कस किया है ना दोस्तों, ये हम कहेंगे कि मोटा मोटा सा हमने देखा है कि बजट में क्या कुछ हुआ है क्या कुछ नहीं हुआ, ठीक है, किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए किसके ऊपर नहीं करना चाहिए। या हम कहेंगे कि बजट में अभी जो है हमने एक और चीज़ भी देखी कि क्या प्री के लिए इंपॉर्टेंट है इनमें से और क्या प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, किस चीज़ के ऊपर आपको फोकस देना है किसके ऊपर नहीं देना और किस तरीके से फोकस करना है, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस, ठीक। तो बाकी बजट जो है इलेबोरेटली अगर मैं बात कहूँ कि हर चीज़ को, हर पहलू को परखा जाए, तो वी आर गोइंग टू डू दैट एज वेल, ठीक है। तो उसके लिए यू हैव टू वेट एंड वॉच, ठीक। एंड फॉर द टाइम बीइंग अभी के लिए आपको पूरा का पूरा बजट जो है एट अ ग्लांस हमने दिखाया कि क्या है क्या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से फ्रेम किए जाते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ठीक। और आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में 1 और 2 वीक्स में हम पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे जो है 2021 का इकोनॉमिक सर्वे है वो भी आपसे पूरा इलेबोरेटली अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ बताने जा रहे हैं ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इको सर्वे 2021, ठीक है। तो वेट एंड वॉच फॉर दैट एज वेल, ठीक है। और उसमें से मेक श्योर, वी विल मेक श्योर कि जितना आपको सर्वे प्रॉपरली कवर किया जा सकता है, जितने उसमें से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है, वो आपको दिखाया जाए, बनाया जाए, समझाया जाए कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें से बनाए जा सकते हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों अभी का सेशन वाइंड अप करते हैं, ठीक है। और ये बजट एट ए ग्लांस है। बजट इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि आपसे सर्वे भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक। चलिए बाय, टेक केयर।